कोई आ रहा होगा तो आज कम दिख रहा है इंट्रोड्यूस करने का। शॉर्ट नोटिस पे ये ट्रेनिंग रखी गई थी, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने कल एक्सप्लेन किया था। हमारा पंजीयन की प्रोसेस 5 तारीख से स्टार्ट होगी किसानों की। तो जैसे डायरेक्टर साहब ने कल निर्देश दिए थे आज के वीसी के थ्रू ट्रेनिंग के, तो आप सभी को बेसिकली हम पंजीयन की जो ट्रेनिंग है आज वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो कियोस्क के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, उसको डीएसओ साहब के लॉगिन से अप्रूवल कैसे होगा, कियोस्क से पंजीयन कैसे कर पाएंगे, और जो समिति एफपीओ एसएचजी से पंजीयन कैसे कर पाएंगे, वो व्यवस्था की हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हम प्रोसीजर ये फॉलो कर लेते हैं कि पहले शुरू के 5 से 7 मिनट जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इस बार की प्रक्रिया में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, फिर एक एक करके आगे की स्लाइड्स देखते जाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आखिरी में रख लेंगे। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई क्वेरी होती है जो कि उस सेशन के लिए रेलिवेंट है तो आप उस समय भी पूछ सकते हैं। इन केस हम जवाब नहीं दे पाए तो विल रिवर्ट बैक टू यू, अदरवाइज विल ट्राई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम उसी समय हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं पंजीयन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी 5 तारीख से पंजीयन स्टार्ट होंगे, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें 5 तारीख से 5 मार्च तक ऑप्शन है, पंजीयन हो सकता है। पिछले सालों की तरह इस साल भी भूस्वामी और सिकमी पटाईदार दोनों का पंजीयन होगा, बट जो ऑप्शन है वो इस तरह से है। भूस्वामी का पंजीयन जो उनके आधार से लिंक खसरे हैं उनका पंजीयन कियोस्क, सीएससी, एमपी ऑनलाइन, ग्राम पंचायत में एस्टेब्लिश जो केंद्र है उनसे हो सकता है। और सिकमी और वन पट्टा के पंजीयन और भूस्वामी के पंजीयन वो जो समिति एसएचजी एफपीओ के जो सेंटर्स हैं वहां से ही हो पाएंगे। और इसके अलावा जो एमपी ऑनलाइन, सीएससी, कियोस्क से जो पंजीयन है उनका निर्देश में दिया गया है सशुल्क पंजीयन होंगे और शुल्क की वैल्यू भी उसमें डिफाइन करी गई है। इस बार जो पंजीयन है वो सारे पंजीयन नए पंजीयन ही कहलाएंगे, क्योंकि इस बार जो व्यवस्था है उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का भी मेंशन किया गया है कि अगर भूस्वामी है तो किस तरह के दस्तावेज लेना है, और ये सारी डिटेल्स आपके सामने मेंशन करी गई है। आधार, किसान का आधार कार्ड, पंजीयन में जो मोबाइल नंबर है, इन सब की जरूरत पड़ेगी। भूमि से संबंधित जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेना पड़ेंगे। और सिकमी से जो सिकमी एवं वन पट्टा के जो पंजीयन होते हैं उसमें वन पट्टाधिकारी, सिकमीधारी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तहसीलदार और रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से इशू होते हैं वो आप प्रस्तुत करना पड़ेंगे, और वो आइडेंटिफाई करके उनका पंजीयन किया जा सकेगा। और पंजीयन की अवधि जैसे मैंने आपको बताया 5 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगा। बाकी सेंटर्स जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं ये 24 आवर्स ओपन रहेंगे, और एसएचजी एफपीओ के जो सेंटर्स हैं उनका टाइमिंग आप देख सकते हैं सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। जो मुख्य बदलाव जो है इस बार वो ये है कि एमपी ऑनलाइन के ओनर्स, सीएससी के ओनर्स, लोक सेवा केंद्र के ओनर्स और कोई भी निजी व्यक्ति जो साइबर कैफे चलाता है वो सशुल्क पंजीयन कर सकता है। इसकी व्यवस्था की हम डिस्कशन अभी आगे करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था इसमें कि ये जितने भी केंद्र हैं इनको ई उपार्जन पे अप्लाई करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के बाद डीएसओ और डीएससी साहब के लॉगिन से इनको अप्रूव किया जाएगा, और जो अप्रूव्ड केंद्र होंगे वही केंद्र ही किसानों के पंजीयन करा पाएंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जैसा कि इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है, इस बार आधार से लिंक खसरे
आधार से लिंक बैंक अकाउंट में ही एमएसपी का पैसा दिया जाएगा। इसलिए इस बार के पंजीयन में हम किसान के अकाउंट नंबर्स और आईएफएससी नहीं लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है इस बार का वही यही है कि आधार से लिंक अकाउंट में ही पेमेंट किया जाएगा। तो इस बार किसी भी पंजीयन में किसान के अकाउंट नंबर नहीं लेना है और किसान को ये समझाइश देनी है कि अपने जो भी जिस अकाउंट में वो पैसा चाहते हैं उसको आधार सीड करा लें, क्योंकि व्यवस्था यह है कि जो भी आधार लास्ट सीडेड आधार अकाउंट होगा, फिर चाहे वो जनधन अकाउंट हो, कोऑपरेटिव हो, नेशनलाइज बैंक हो या ग्रामीण बैंक का अकाउंट हो, इसी में ऑटोमेटिकली पैसा एमएसपी माइनस लोन का पैसा उसी अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट लाइन। तीसरी जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट व्यवस्था जो इस बार करी गई है वो सभी किसानों का आधार वेरिफिकेशन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा और ऑथेंटिकेशन की दोनों व्यवस्थाएं चालू हैं। मोबाइल आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी, और अगर ओटीपी व्यवस्था नहीं चल पाती है नेटवर्क के कारण या आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो बायोमेट्रिक डिवाइस से भी किसान का ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। ये व्यवस्था सॉफ्टवेयर में भी लागू है। इस हेतु जो डिवाइसेस जो डिस्ट्रिक्ट्स को लेने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस में डिस्ट्रिक्ट्स के पास जा चुके हैं। तो आप मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि बायोमेट्रिक डिवाइस खरीद के उसको इंस्टॉल कर लें। हम आगे देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे हो सकता है बायोमेट्रिक डिवाइस का और उसकी व्यवस्था क्या क्या दी गई है ई उपार्जन लॉगिन में। पीछे जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो चेंज है इस बार 3 तरह से किसान के पंजीयन का वेरिफिकेशन होगा। किसान के आधार में नाम, पंजीयन में नाम और भूमि में नाम, इन तीनों को मैच किया जाएगा और इन तीनों में कहीं भी मिसमैच होता है तो वो पंजीयन वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट लेवल पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लॉगिन में जाएगा। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किसान का जो पंजीयन में नाम है, पंजीयन में नाम भी हम सिर्फ इंग्लिश नाम की बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी में नाम इस बार हम कैप्चर नहीं करेंगे। और पीएम किसान में जो खसरे हैं और पीएम किसान के डेटा में जो इंग्लिश में नाम है हम उसको वहां से कैप्चर करेंगे। सो पंजीयन में जो नाम है, पीएम किसान से आने वाला इंग्लिश में जो नाम है वो, और भूमि स्वामी खसरों में जो भूमि स्वामी का नाम है, इन तीनों का मिलान होगा और इन तीनों में कहीं भी मिसमैच होता है तो वो पंजीयन आगे जाके वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहेगा और जब तक वो पंजीयन वेरीफाइड नहीं होंगे वो किसान एलिजिबल नहीं होंगे फार्मर प्रोड्यूस सेल के लिए। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में आगे इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट स्लाइड आगे। जो चौथा इंपॉर्टेंट चेंज है, सिंस हम बायोमेट्रिक और ओटीपी की व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो ऐसे किसान जो कि फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं उपार्जन केंद्र पे, या फीमेल फार्मर्स जो कि नहीं आ सकते हैं, या ऐसे किसान जो उस लोकेशन पे नहीं है, उनके लिए नॉमिनी की भी फैसिलिटी इस बार दी गई है। किसान पंजीयन के दौरान ही अपने नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं, परंतु इसमें नॉमिनी का भी आधार, ई-केवाईसी, ओटीपी या बायोमेट्रिक के थ्रू किया जाएगा। इसमें रिलेशनशिप मेंशन करना जरूरी है। जो भी नॉमिनी है किसान का, या तो पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, पुत्र, इस तरह से 4 या 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें एक नॉमिनी 2 रजिस्ट्रेशन पे वैलिड हो सकता है अपने खुद के पंजीयन के अलावा। ये भी चेक इसमें लगा हुआ है। और जो 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर जो अलाउड है कृषि भूमि, उतने ही भूमि का पंजीयन इस बार हो पाएगा। ये तो हमने इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए आपको अपडेट किया। जो जैसा कि प्रेजेंटेशन में पहले बताया गया था कि एमपी ऑनलाइन, सीएससी और कैफे ओनर्स भी पंजीयन की प्रक्रिया में इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट वीसी में भी आपको अपडेट किया गया था। ये सिंपल है बहुत प्रोसेस। इसमें एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा, सीएससी और कैफे ओनर्स को ई उपार्जन के मेन पेज पे आके अपना रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद
ये रजिस्ट्रेशन डीएससी और डीएसओ साहब के लॉगिन में विजिबल होगा। वो वहां से उसको अप्रूव या डिस अप्रूव करेंगे, और ये वाला पेज भी अभी लाइव हो चुका है यूपार्जन में। जब वो अप्रूव करेंगे उसके बाद ही एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा, सीएससी या कैफे ओनर्स किसानों के पंजीयन कर पाएंगे। और ये पंजीयन उन्हीं खसरों के हो पाएंगे जिन खसरों पे आधार लिंक्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं जो यूपार्जन का मेन होम पेज है। इसमें अन्य उपयोगकर्ता में सेक्शन में जाके सीएससी एमपी ऑनलाइन के यूजर्स क्लिक करके, नेक्स्ट स्लाइड, अपनी डिटेल्स, ये पेज खुलता है, उसमें अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें संस्था का डिटेल्स आएंगी, वो एमपी ऑनलाइन से है, सीएससी है, लोक सेवा है या कैफे ओनर है रिस्पेक्टिवली। अगर एमपी ऑनलाइन है तो उनको कियोस्क आईडी अपडेट करनी है अपनी, अगर सीएससी है तो सीएससी आईडी अपडेट करनी है, कैफे ऑपरेटर है तो गुमाश्ता आईडी अपडेट करनी है। तो इस तरह की व्यवस्था उसमें दी गई है। इसमें जो ओनर है और ऑपरेटर है दोनों को आधार ई-केवाईसी करना कंपलसरी है और उनका कंसेंट भी लिया गया है यहाँ पे। जब ये सबमिशन होता है, नेक्स्ट पेज, जब ये सबमिशन होता है तो डीएसओ साहब के लॉगिन में ये पंजीयन विजिबल होते हैं। इन पंजीयन को आप अप्रूव करेंगे तो वो केंद्र पंजीयन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो समिति, जो प्रबंधक है वहां पर, प्रबंधक का मोबाइल नंबर ही एज अ पासवर्ड यूज होगा। सर आगे की प्रक्रिया आप बताएंगे? आगे की प्रक्रिया कौन बताएगा? मैं बताऊं? आप बता। तो ये हमने देखा सीएससी, एमपी ऑनलाइन और लोक सेवा केंद्र के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे और उनको अप्रूव कैसे किया जाएगा। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है, जो किसान पंजीयन की प्रक्रिया है, वो कैसे होगी, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा मेन पेज है उसमें रबी 22-23 की लिंक अब चालू है, वो आपको विजिबल है। इस लिंक पे क्लिक करने पे, नेक्स्ट पेज, आप ये देख सकते हैं ये पंजीयन केंद्र का ऑप्शन खुलता है। इस पे क्लिक करने पे, नेक्स्ट स्लाइड, जो डीएसओ साहब के लॉगिन से जो पंजीयन केंद्र एस्टेब्लिश हुए हैं वो केंद्र की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देती है। और इसमें भी जैसे कि पिछले सालों की तरह जो समिति प्रबंधक है उनका मोबाइल नंबर ही उनका पासवर्ड होता है, डिफॉल्ट पासवर्ड। वो डिफॉल्ट पासवर्ड डाल के यहां से एंट्री की जा सकती है। ये पंजीयन केंद्र का मेन लॉगिन पेज है। इसमें आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। एक, पहला पंजीयन कैसे करना है, दूसरा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसान का हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे ओटीपी और बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू। इन केस 2 अटेम्प्ट के बाद आधार ओटीपी नहीं हो पाता है तो बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन आएगा और बायोमेट्रिक डिवाइस से ही किसान का पंजीयन आगे बढ़ सकता है। हम इस स्लाइड में अब देखते हैं जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जो 5 डिवाइस आपको दी गई हैं, उनका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड, लीना आप बता दीजिए। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में आपके डाउनलोड फोल्डर में एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, बायोमेट्रिक डाउनलोड डॉक्यूमेंट करके। इसे हम अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद में हमारे पास में यहाँ 2 फोल्डर्स हैं और एक यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया हुआ है जिसे आप पढ़ के उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और सबसे फर्स्ट हम इसमें इंस्टॉल करेंगे डिवाइस ड्राइवर का इंस्टॉलेशन। 1 मिनट में बता देता हूँ। जो डिवाइसेस हमने आपको प्रोवाइड करी हैं उन सारे डिवाइसेस का एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यहाँ पे लिंक पे अवेलेबल रहेंगी। इस केस में स्टारटेक डिवाइस का आप यूजर मैनुअल और इंस्टॉलेशन डिवाइस आप देख सकते हैं। वैसे ही जो मंत्रा है ना सर, स्टारटेक FM 220 ये डिवाइस के साथ हमने फुली टेस्ट करके अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोग देख लें, ये डिवाइस का ड्राइवर है। आप ऑनलाइन भी ड्राइवर ले सकते हैं
लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो आपको डिवाइस को पहचानेगा और उसको यूआईडी ऑथेंटिकेशन करेगा। तो डिवाइस इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगा, डाउनलोड में जिप में इंक्लूडेड है। और नेक्स्ट करें, यूजर मैनुअल भी है। इसमें डिवाइस को इंस्टॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिवाइस इंस्टॉलेशन के बाद ही वो डिवाइस आपके सिस्टम पे पंजीयन हेतु यूज हो पाएगा। तो इसमें दो तरह के इंस्टॉलेशन होंगे डिवाइस का, साथ में एक उसमें सर्विस होती है आरडी सर्विस, उसका भी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 EXE फाइल्स विजिबल हैं स्टारटेक के लिए। स्टारटेक FN220 ये डिवाइस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। 5 डिवाइसेस में एक डिवाइस ये है। इन दोनों EXE को जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही वो डिवाइस अवेलेबल होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो डिवाइस का आरडी क्या होता है, डिवाइस तो मार्केट में मिलते हैं पर वो डिवाइस यूआईडीआई द्वारा रजिस्टर्ड डिवाइस होना चाहिए और उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन या कम से कम 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन वो देना है। ये सेपरेट चार्जेस हैं। तो डिवाइस लेते वक्त यह इंश्योर किया जाए कि यह आरडी भी इसमें वैलिड है, आरडी सर्विस भी वैलिड है, क्योंकि ये जो प्रोवाइडर द्वारा जो मैन्युफैक्चरर द्वारा रहेगा और ऑनलाइन साइट पे वेरिफिकेशन होगा। हर डिवाइस का नंबर होता है, वो नंबर से रजिस्टर्ड डिवाइस, आरडी का मतलब है रजिस्टर्ड डिवाइस, उसका वेरिफिकेशन होता है तभी वो कर पाएगा। ठीक है। और सेटअप करेंगे, ये प्रोसीजर दिया है, ये आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, देख के ये जैसे आ रहा है वैसे ही क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन के टाइम में डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए पीसी से। डिवाइस जब कनेक्ट होगा तभी हम डिवाइस ड्राइवर का डिवाइस को पहले ही कनेक्ट करना पड़ेगा। विंडोज सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा हार्डवेयर को और उसके बाद उसका सपोर्ट टूल सारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके डिवाइस में हो जाएगा। हो सकता है एक बार रिबूट भी करना पड़े आप मशीन को, तब वो फुली फंक्शनल काम करने लगा। फिर नेक्स्ट स्टेप उसका आरडी और सॉफ्टवेयर का है। ये कंफर्म इंस्टॉलेशन इस तरीके से करेंगे। ये स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, तो इनकेस कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप स्लाइड को फिर से रेफर कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है, हर एक स्टेप पे क्या करना है। जैसे इसमें अभी डिवाइस इंस्टॉलेशन चल रहा है, जब जैसे जैसे कंफर्म करते जाएंगे आगे बढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन इस तरह से सक्सेसफुल होगा। आगे जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो डिवाइस का एक आइकन डेस्कटॉप पे विजिबल हो जाता है। फॉर इन दिस केस आप देख सकते हैं सर्कल में एक आइकन दिख रहा है और इसके टास्क बार में भी राइट साइड में इसका आइकॉन बन जाता है। पीछे आइएगा, पीछे आइए। जो राइट हैंड साइड बॉटम में आप देखेंगे एक टास्क बार है, उस टास्क बार में भी वो आइकन विजिबल हो जाता है अगर डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो। आगे अब आप इसमें देख सकते हैं जो डिवाइस है वो इन दिस केस पिंक कलर से दिख रहा है। वो पिंक कलर से मतलब ये है कि डिवाइस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, इंस्टॉल हो गया है, रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आगे की प्रोसेस भी उसमें मेंशन करी गई, इस तरह से आप उसको रजिस्टर कर लें। जब एक बार डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा देन इस तरह के कमांड्स आप विजिबल होंगे और फिंगरप्रिंट देके आप उसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये टेस्टिंग के लिए है, ये कैप्चर टेस्ट करने के लिए है। आपका डिवाइस मैन्युफैक्चरर इस तरीके का सॉफ्टवेयर देता है जिससे ये फर्स्ट टेस्टिंग हो जाएगा। सक्सेसफुल प्रिंट जैसे हो जाएगा तो टेस्ट सक्सेसफुल करके मैसेज देगा। अब ये बायोमेट्रिक ऐप को इंस्टॉल करना है तो इसका सेटअप आप चलाएंगे फोल्डर से बायोमेट्रिक EXE, बायोमेट्रिक EXE और बायोमेट्रिक EXE को रन करेंगे। ये सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन है, इसका इंस्टॉलेशन में नेक्स्ट करके फिनिश कर दें तो आपके लोकल डेस्कटॉप में अब उपार्जन का बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि सर ने बताया, दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, एक डिवाइस इंस्टॉलेशन और एक बार डिवाइस इंस्टॉल हो जाता है तो उस डिवाइस पे जो सॉफ्टवेयर रन होगा उसका भी इंस्टॉलेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि अभी सामने आपकी स्लाइड में विजिबल है। आप इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर इज रनिंग और आपको ये इसमें ही काम करना पड़ेगा। यहाँ लॉगिन और पासवर्ड जो है ये वही रहेगा जो आपका सेंटर आईडी और आपका सेंटर पब्लिक सोसाइटी आईडी और आपका पासवर्ड
जो ऑनलाइन में है वही लॉगिन से आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद उसमें लॉगिन जब करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा तो अगला स्क्रीन आ जाएगा जहां आप आधार को eKYC करके वेरीफाई कर सकते हैं उस बायोमेट्रिक डिवाइस से। तो पहला कॉलम आधार नंबर है जिसको आपको एक और बार रीटाइप करने बताएंगे, रीटाइप करेंगे ताकि कोई अंक में गलती तो ना है। तो इससे जो वो अपना आधार कार्ड ले लें लोगों से और उससे लेके टाइप करके 2 बार डबल टाइपिंग, और जब आप इसको सेव करेंगे तो ये ऑनलाइन जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन जाएगा और वेरीफाई करके वापस सक्सेस या फेलियर करके स्क्रीन आएगी जहाँ हमें थंब रखना यहाँ पे उनको बायोमेट्रिक लगाना है, अपना कोई भी फिंगर लगाना है, 10 में से कोई भी फिंगर। यदि कोई एक फिंगर में बार बार फेल हो रहा है तो दूसरा फिंगर लगा के ट्राई करना है। तो डिवाइस यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, डिवाइस में लाइट जलेगी, वो स्कैन करेगा बायोमेट्रिक को और वो बायोमेट्रिक को इन केस ऑफ कोई भी फेलियर होता तो दोबारा अटेम्प्ट करना है, उसको रिट्राई करना है और फिंगर भी बदल के देख सकते हैं। जब सक्सेस हो जाएगा तो जो आधार नंबर है उसका eKYC डिटेल स्क्रीन में आ जाएगा जो UID द्वारा प्रोवाइडेड है और उसका eKYC की प्रक्रिया हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्लाइंट पे ना होके ये अब भोपाल NIC सर्वर पे आ रहा है ये डेटा, और इस डेटा के बाद में eKYC का प्रक्रिया उसको नहीं करना पड़ेगा, इसकी जरूरत। ये उन किसानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका आधार से मोबाइल लिंक नहीं। तो हम आपके पिछले खरीफ सीजन में यह देखे हैं कि OTP से लिंक वाले खसरा लोग का eKYC किसानों का किया है। जिन किसानों का किसी वजह से मोबाइल लिंक नहीं है उनका एडिशनली इस प्रक्रिया के थ्रू किया जा सकता है ना। बायोमेट्रिक में आपका मोबाइल लिंक नहीं हो तब भी ये eKYC करने में सक्सेसफुल हो सकता है यदि व्यक्ति वही है। यदि किसी वजह से कठिनाई है तो कुछ और रास्ता फिर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक में ऑल 10 फिंगर्स को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अंगूठा नहीं चल रहा है तो दूसरी फिंगर्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल 10 फिंगर्स अवेलेबल होती हैं। ऑल 10 फिंगर्स में से किसी भी फिंगर को आप यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। किसान पंजीयन, नेक्स्ट स्लाइड। अब पंजीयन की प्रक्रिया में आ जाएं। पंजीयन का प्रक्रिया में सबसे पहले आप आधार नंबर ले लेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और आपका समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, यह डिटेल्स भरेंगे, मेल फीमेल और कैटेगरी, ये करके सर्वर पे डालेंगे तो ये सर्च करेगा और आपका आधार OTP यानी कि आधार OTP या आधार eKYC OTP की प्रक्रिया करेगा सबसे पहले। तो eKYC यदि हो गया है तो इसकी जरूरत नहीं होगी, इससे आगे बढ़ जाएगा। यदि eKYC इससे पूर्व में नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट मोबाइल से OTP आ जाएगा, किसान के मोबाइल में आएगा, आधार से लिंक्ड मोबाइल पे, जिसको एंटर करने पे आगे स्क्रीन बढ़ जाएगी। इसमें बस ये मेंशन किया जी हाँ, इसमें ये बस मेंशन किया गया है कि 2 अटेम्प्ट आप OTP पे ट्राई कर सकते हैं। इन केस नेटवर्क का इशू है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, देन तीसरे अटेम्प्ट में बायोमेट्रिक का ऑप्शन खुलेगा। बायोमेट्रिक में जो हमने पिछले स्लाइड में प्रक्रिया देखी उसी प्रक्रिया के थ्रू आप किसान का eKYC कर सकते हैं। देखिए 2 बार अटेम्प्ट किया तो नहीं तो बायोमेट्रिक से ट्राई करने बोले और वो हो जाए फिर वापस स्क्रीन में आ जाए, क्योंकि किसानों का लाइन रहेगी, काफी किसान रहेंगे तो उस किसान को eKYC प्रक्रिया में पहले लगाएं, ये जरूरी है। और आप मेन पंजीयन वाले स्क्रीन में दूसरे किसानों का पंजीयन कर सकता है ऑपरेटर उस समय के लिए। ये आधार का ये वही प्रक्रिया है जो हम बता चुके हैं आधार बायोमेट्रिक। तो उपार्जन हेतु नॉमिनी, जिस केस में किसान जैसे कोई ओल्ड फार्मर है, वो खुद नहीं आ सकते हैं, किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, वो वहां पे नॉमिनी नियुक्त कर सकता है अपने खसरे पे, अपने जो जमीन उसका बेचने के लिए किसी नॉमिनी को नियुक्त कर सकता है जो उनका ही रिलेटिव हो सकता है। तो उनका आधार eKYC होगा, उनका मोबाइल नंबर वैसे ही वेरीफाई होगा जैसे किसान का, यह किसान का नॉमिनी कहलाएगा।
तो नॉमिनी का फिर ओटीपी होगा वेरिफिकेशन, और नेक्स्ट जो है आपका नॉमिनी रजिस्टर हो जाएगा उस किसान में। नॉमिनी का रिलेशनशिप है कि यह किसान का किस टाइप का रिलेशन में है वो भी इसमें दिया जाएगा। अब किसान का नेक्स्ट वो है उसका लैंड रिकॉर्ड संबंधित जानकारी। तो किसान की स्वयं का है कि सिग्मी का। इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कियोस्क, वहां पे आपका स्वयं का जमीन का ही सबसे ज्यादा किसान आएंगे और वहां उनका पंजीयन करेंगे। जिला सुनेंगे तहसील गांव, जिला तहसील गांव पटवारी हल्का अपने आप आ जाएगा, और अब उसका सेंटर पे उसकी जो खसरा वगैरह का डिटेल्स रहेगा, जो उसका आधार से लिंक्ड है वो आ जाएगा। उन खसरे को लिस्ट में अपने आप आ जाएगा, उसको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें बोया गया रकबा वो पेश किया जाएगा, जिसमें क्लेम किया है कि ये इतने खेती में गेहूं बोया है, जो फसल बोई गई है उसको एंटर करेंगे। हेक्टेयर में लैंड के डिटेल्स भरा जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बस एक पॉइंट और बताना था, इसमें गिरदावरी लाइव है, गिरदावरी का डेटा उपार्जन के पास आ चुका है, तो इसमें हर खसरे पे जो फसल है उसकी जानकारी भी ऑटोमेटिकली आएगी, जिसको ऑपरेटर बदल नहीं सकते हैं। और सिंचित और असिंचित जो टाइप है लैंड का वो भी विजिबल होगा, उसको भी ऑपरेटर द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अभी गिरदावरी थोड़ा बचा भी है, तो जिन खसरे का नहीं है तो उसका कुछ प्रक्रिया दिया जाएगा, जिसके बाद में वो अपडेट हो जाएगी और उसका भी डेटा आने लगेगा। नॉमिनी के केस में पेमेंट फर्स्ट किसान भी जाएगा, वो बता। हाँ, जैसा कि सर ने बताया, नॉमिनी के केस में नॉमिनी सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए, माल लेने के लिए ही व्यवस्था दी गई है। पेमेंट किसान के आधार लिंक्ड अकाउंट में ही आएगा, नॉमिनी के अकाउंट में, उनके आधार से लिंक अकाउंट में नहीं आएगा। नॉमिनी व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी गई है, जो किसान फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं वो नॉमिनी के थ्रू अपना उपार्जन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। इसमें पीएम किसान से लिंक जो खसरे हैं वही विजिबल होंगे। एमपी ऑनलाइन, सीएससी, कियोस्क और जो प्राइवेट ओनर्स हैं जो पंजीयन करेंगे, उन्हें उन पंजीयन केंद्रों पे सिर्फ पीएम किसान में जो आधार से लिंक खसरे हैं उन्हीं का पंजीयन हो सकता है और किसी और खसरे का पंजीयन नहीं हो सकता। और जो बाकी जो सेंटर्स हैं, एसएचजी, एफपीओ, पैक्स और मार्केटिंग सोसाइटीज रन करती हैं, उसमें पहले आधार डालने, जो आधार हमने ऊपर अपडेट किया था उससे लिंक जो खसरे हैं वो विजिबल रहेंगे। इसके अलावा भी जो खसरे अगर ऐड करना है तो वो फैसिलिटी यहाँ पे खसरे ढूंढने का ऑप्शन आपको दिया गया है। सिग्मी किसानों का पंजीयन जैसे कहा गया था वो केंद्र पर ही उपलब्ध होगा, पंजीयन केंद्र पर। रजिस्ट्रेशन कियोस्क में अलग सा पेजेस दिए गए हैं, जहां पे स्वयं की जमीन का कृषक लिंक्ड जो खसरा आधार से लिंक्ड है उनका पंजीयन त्वरित गति से कर पाए। नेक्स्ट, ये एडिशनल सुविधा इस साल प्रदान की जा रही है, जिससे किसान नजदीक के जो सेंटर हैं कियोस्क सेंटर में, वहां पे ये फैसिलिटी और क्यूज अवॉइड करें, लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन पहले ही जाके पंजीयन कर लें। इसमें सारी व्यवस्था एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा आप सर ने बताया था, एक्सेप्ट आप देखेंगे इसमें सिर्फ भूमि स्वामी की डिटेल्स ही आ रही हैं, क्योंकि आधार में जो भूमि स्वामी था वही वाला ऑप्शन ओपन है और इसमें खसरे ढूंढने का ऑप्शन नहीं है। तो पीएम किसान से जो लिंक्ड खसरे हैं सिर्फ वही खसरे यहाँ पे इन केंद्रों द्वारा जोड़े जा सकेंगे और बाकी की व्यवस्था सेम है। इसमें आधार के यूसेज का कंसेंट और ऑपरेटर द्वारा सत्यापन करना कंपलसरी है, उसके बाद ही ये पंजीयन सेव हो पाता है। रकबा में उसका कुल रकबा आएगा और सिंचित असिंचित बोया गया रकबा और गिरदावरी में जो रकबा है वो रहेगा, और कुल रकबा से ज्यादा नहीं एंटर कर सकते हैं, ये भी देखना है। जब एंड में रिकॉर्ड ग्रिड में दिखता रहेगा, किसी रिकॉर्ड में गलती से हो गया तो उसको हटा भी सकते हैं, एडिशनल कोई रिकॉर्ड नीचे ग्रिड में आ गया तो दिखता रहेगा स्क्रीन में। और जब फाइनल कंफर्म होगा, सेव बटन दबाएंगे तो दो ऑप्शंस ऑपरेटर को दिया जाएगा। इसको रेड अक्षर में लिखा है, यह मेनली आधार का कंसेंट के लिए है
और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इस बात के लिए कि भरी गई डेटा पूर्णतः चेक कर लिया है ऑपरेटर द्वारा और किसान द्वारा और उसको सेव कर रहे हैं, उसको फाइनल मान जाएगा सत्यापन के लिए। तो आधार का यूजेज का कंसेंट, किसान का आधार यूज होगा, उसमें पेमेंट जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और बाकी जो डेटा है लैंड रिलेटेड या खसरा रिलेटेड, उसमें भी कोई गलत डेटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो पंजीयन का सत्यापन का प्रक्रिया भी है बाद में। जिस केस में सत्यापन नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक सत्यापन में कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। लेकिन जहां जहां सत्यापन की जरूरत है वो राजस्व विभाग के अमले के पास इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होके जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से ये वेरिफिकेशन। पंजीयन कोड, पंजीयन करने के बाद पंजीयन कोड उपलब्ध होगा इस वर्ष का। ये 2022 का जो पंजीयन कोड उस पर्टिकुलर किसान को मिला है वो पंजीयन कोड डिस्प्ले किया जाएगा, नीचे ग्रेड बॉक्स में है। और उसके बाद आपको प्रिंट भी निकाला जा सकता है, इसका प्रिंट भी निकाल के किसान को दिया जा सकता है ताकि किसान अपना कोई त्रुटि ना हो और अपना पंजीयन बाद में जब प्रोक्योरमेंट होगा, खरीदी होगी, तब इस स्लिप को लेके आ सकता है, उसको सुविधाजनक बुकिंग और टाइम स्लॉट मिल सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो थैंक्स। हाँ सर, सीहोर से निवेदन था सर। जी सर, बताएं। हाँ सर, ये निवेदन था। आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग थी, हमारे संजय जोशी साहब, परमार साहब ने बड़े अच्छे ढंग से जो भी हमें गाइडलाइन मिला था, लगभग यही सारी चीजें, ये और मिल जाता तो और अच्छे से उनको बता देते। पर इसमें यह है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे हम लोन नहीं, जो कियोस्क से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो उन पे हम लोन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या है। तो मैंने कहा हम ऊपर से मार्गदर्शन लेंगे कि कियोस्क में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका लोन कैसे समिति को कटे। एक तो ये सर आप, हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ, दूसरा एक मोबाइल कितने बार यूज हो सकता है? सर, वन तीसरा, रजिस्ट्रेशन, वन मोबाइल, वन आधार, वन समग्र सर। ओके। तीसरा सर, ये जो दावा आपत्ति है, जैसे किसान का गिरदावरी में कुछ है और वो जब रजिस्ट्रेशन गया, तो ये इसका क्या पीरियड रहेगा, कब से कब तक? सबसे बड़ी समस्या ये, किसान लास्ट में आता है जब खरीदी खत्म हो जाती है और फिर कहता है कि मेरे में चना बोया था, नहीं फिर गेहूं बोया था। वो भी व्यवसायिक करता है, अपना लाभ देखता है। ये हम लोगों का पुराना अनुभव है, तो उसमें क्या इमीडिएटली रेवेन्यू राजस्व विभाग में ही जाना है और वो गिरदावरी वाला एप्लीकेशन में उसको सुधार करवाना पड़ेगा और वहां से इलेक्ट्रॉनिक फ्लो आ जाएगा सिस्टम। दावा आपत्ति इस बार भी लास्ट ईयर जैसे आपका रेवेन्यू में ही। सर, जैसा कि सर ने बताया, गिरदावरी की जो लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी। तो दावा आपत्ति से 5 के बाद ही स्टार्ट होगा। बट ये सारी प्रक्रिया रेवेन्यू के एंड पे है। वहां पे किसान को जाके अपना जो कंसेंट, जो भी दावा है वो देना पड़ेगा पटवारी साहब को या तहसीलदार साहब को। अगर अपडेट होता है गिरदावरी में तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ई उपार्जन में अवेलेबल होता है और अपडेट हो जाता है। जैसे कि पिछले वर्षों में हमने व्यवस्था दी थी, ऑपरेटर के एंड पे भी वो खसरा सिलेक्ट करके गिरदावरी अपडेट कर सकता है। सेम व्यवस्था इस बार भी अवेलेबल रहेगी। इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस में अपडेट भी होगा और ऑपरेटर के पास भी ऑप्शन रहेगा। हाँ, और लोन का आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं क्लियर करना चाहूंगा। इस बार की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है, अलग कर दिया, इंप्रूव कर दिया गया है। अब आपको किसान का आधार से ही सब लिंकिंग हो रहा है। तो आधार जो है लोन में डालेंगे, जैसे आधार होगा इलेक्ट्रॉनिक लिंक होगा। कहीं से भी पंजीयन हुआ उस किसान का, कहीं से भी पंजीयन हुआ है तो उसमें वो हो जाएगा, लिंकिंग हो जाएगा। लिंकिंग सबसे पहले होगा, परंतु बाद में लिंक होने के बाद में किसान का आईएफएससी और अकाउंट नंबर ये भरना होगा। उस आधार का जो किसान है उसका आईएफएससी अकाउंट। इन केस ऑफ लोन, वो लोन फिर चढ़ेगा। यह लोन सेपरेट पैक्स सोसाइटी को दी जा रही है। पैक्स सोसाइटी का लोन ये अब हमने अलग कर दिया है। ये आपको पैक्स सोसाइटी का लोन के लिए अलग स्क्रीन दे दिए गए हैं। वो लास्ट ईयर जैसे ही स्क्रीन चलेगा वहां पे, लेकिन अब आसान कर दिया, उनको गांव सेलेक्ट वगैरह करने की जरूरत कम पड़ेगा। सीधे आधार नंबर से लिंकिंग हो जाएगी और उस किसान के अगर लोन चलेगा, भले उसने कियोस्क से किया, बाहर से किया, सोसाइटी से किया, कहीं से भी किया हो, है ना। क्लियर है, क्लैरिटी है। इस संबंध में एक चिट्ठी लिखा गया, लेकिन आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि ये आसान हो गया है।
और हम जानते ही हैं सभी लोन में सब आधार से ही आइडेंटिटी हो जाता है। कई केसेस देखे हैं लोन में जिसमें व्यक्ति दूसरा है ना, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, पेमेंट में डिले होता है। उपार्जन का मेन लोन सर, एक और कंपोनेंट का क्वेश्चन पेमेंट सर बस सर ने जो अपडेट किया है मैं उसमें एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि एक प्रश्न हमारा और है, आप बता दें, फिर एक प्रश्न और है, आप बताएं। जैसे कि पिछले सालों में लोन की एंट्री हुई थी, इन द सिमिलर मैनर एक आप पैक्स के लॉगिन में एक मेन पेज पे आप जाएंगे तो पैक्स लॉगिन विजिबल होगा। पैक्स लॉगिन एंट्री करके समिति अपना लोन उस पे किसान के अगेंस्ट चढ़ा सकती है। तो जैसे जैसे पंजीयन शुरू होगा आप लॉगिन में वो किसान अवेलेबल होगा। वो किसान इर्रिस्पेक्टिव रहेगा कि वो उसने कियोस्क से पंजीयन कराया है, एसएचजी से कराया है या एफपीओ से कराया है, वो सारे किसान विजिबल होंगे। उनकी जो भी पैक्स सोसाइटी से पैक्स लॉगिन से जिन किसानों की एंट्री होगी वही किसान एलिजिबल होंगे आगे जाके लोन डिडक्शन के लिए, अगर उनके द्वारा गेहूं बेचा जाता है। तो एक बार स्क्रीन लगाएंगे क्या कोई आंसर? इसको फुल स्क्रीन F5 करना, शिफ्ट F5 करना, शिफ्ट F5। इसके बाद ये पूछूंगा सिकमी बटाई में ये देखिए अन्य उपयोगकर्ता में आप देख सकते हैं, अन्य उपयोगकर्ता जो थर्ड कॉलम है उसमें आप पैक्स लॉगिन का ऑप्शन विजिबल है। उस लॉगिन से आप लॉगिन करके पैक्स सोसाइटीज अपना लोन अपडेट कर सकती हैं किसानवार, इर्रिस्पेक्टिव वेदर उसका पंजीयन कियोस्क से हुआ है या एसएचजी, एफपीओ या मार्केटिंग सोसाइटी से हुआ है। तो लोन गेहूं में काफी ज्यादा फार्मर्स हैं, सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि लोन का पहले से फीडिंग चालू कर दें, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही फीडिंग चालू कर दें। सर एक प्रश्न और है, सिकमी बहुत अच्छा आप लोगों ने ये लाया है, ये इससे हम लोगों का बहुत बड़ा सरदर्द किसी का बैंक अकाउंट अभी तक झेल रहे हैं धान का हम लोग। दूसरा इसमें एक चीज और है सर कि जैसे सिकमी में उसने 50 रुपए के उसमें ले लिया, एफिडेविट में ले लिया, अब वो जब ओटीपी जाएगा जिसकी जमीन है तो जब उसका ओटीपी आ जाएगा तभी वो सिकमी वैलिड होगा ना सर? सिकमी का तो बेसिकली जो केंद्र पे कर रहे हैं और उसको वैलिड करेंगे, और ये भी तहसीलदार के पास जाएगा बड़ी रकबा जो आपका वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी डिस्प्ले होगा एक सेकंड। जो डायरेक्शन आपका दिया गया है, जो पॉलिसी आई है, उसमें यह है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा जिसकी जमीन लिया है उसको ओटीपी जाएगा, जब वो ओटीपी दे देगा तब वो रजिस्टर्ड होगा। पर ये थोड़ा सा कि पैसा किससे खाते में जाएगा, जिसने सिकमी में जिसने रजिस्ट्रेशन कराया कि जिसकी जमीन है, ये क्लियर थोड़ा सा। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके खाते में। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बोलिए। यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन है, जो ट्रस्ट की जमीन होती है सर, तो हमने यहाँ पे अरे बोलना मतलब किसी व्यक्ति का मांग रहे हैं आधार कार्ड, तो ट्रस्ट की जो जमीन है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ट्रस्ट, मंदिर और इनके पंजीयन के अलग से निर्देश जारी होंगे। जैसे निर्देश जारी होंगे उसके हिसाब से पंजीयन की व्यवस्था दी जाएगी। स्पेशल निर्देश रहेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाएगी स्पेशल व्यवस्था, उस केस में वहां से करें क्योंकि वो ज्यादा नहीं। सर सागर से बोल रहा था। जी सर। सर सागर में आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में हमने ये पूरी जानकारी दी जैसा आपने बताया, तो सभी एसडीएम लोग कुछ 2-3 मुद्दे उठाए थे कि आधार और खसरा में जो खसरा में नाम होते हैं वो लोकल नाम होते हैं, जैसे राम प्रसाद का रामू लिख देता है और आधार में दूसरा नाम है, तो किसका नाम सही माना जाएगा? सर इसके लिए हम पीएम किसान से किसान का नाम पिक कर रहे हैं। आधार का नाम भी गिरदावरी से नहीं सर, पीएम किसान में जो डेटा जा रहा है, किसानों को जो राशि दी जा रही है, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत इंग्लिश में नाम अपडेट किए गए हैं रेवेन्यू द्वारा, वहां से हम इंग्लिश का नाम पिक कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पंजीयन में देखा था, हमने किसान का इंग्लिश का नाम अपडेट कराया है, तो आधार से इंग्लिश का नाम, पीएम किसान से इंग्लिश का नाम और रजिस्ट्रेशन में इंग्लिश का नाम, ये तीनों का मैच किया जाएगा। और आधार में नाम चेंज करने के लिए लोक सेवा प्रबंधक ने बताया कि वो आधार में नाम चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ बेसिक तो वो गिरधावरी है और उसके नाम लेके आते हैं बोले। सर आधार में अगर नाम वो अगर इनकेस मिसमैच होता है तो वो सब एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब के लॉगिन में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ऐसे जैसा कि हमने पिछले सालों में किया है, कोई भी डिफरेंस इन नाम होता है
जैसे पिछले साल हमने 6.5 लाख पंजीयन का वेरिफिकेशन कराया था अक्रॉस स्टेट, जिसमें भी नाम में डिफरेंस था। तो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फर्स्ट स्टेज में उसका पंजीयन वगैरह हो जाएगा, लेकिन उसकी जो भूमि है असत्यापित रहेगी और वो भूमि वाला जो है वो वेरिफिकेशन रेवेन्यू ऑफिस में जाएगी और इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी, वो उसमें वेरीफाई होने पे आ गई। सर जबलपुर से पूछ रहा था सर, एक दो क्वेश्चंस थे सर जबलपुर से। सर एक तो ये पूछना चाह रहा था कि ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे लोक सेवा या जो सीएससी वाले, तो इसमें ऑपरेटर और ओनर का आधार नंबर मांगा गया है स्क्रीन पे, तो यदि ऑपरेटर और ओनर एक ही है तो क्या दोनों जगह सेम आधार वो डाल पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग पर्सन हो। एग्री सर, सेम नाम कंटिन्यू हो सकता है दोनों जगह पे। जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आपने कहा कि जो लास्ट लिंक्ड आधार अकाउंट नंबर होगा वही अकाउंट यूज होगा, तो सर ये किसान कैसे बता पाएगा कि उसका जबलपुर गए या सभी गए? ये खेल रहे हैं बाकी नहीं खेल रहे हैं, शाहजहां जबलपुर आई थिंक वीसी से डाउन हो गए हैं। बाकी कोई और डिस्ट्रिक्ट के पास क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई अन्य जिला? जबलपुर लिंक डाउन है सर, आवाज नहीं आ रही कहीं भी सर, होशंगाबाद से बोल रहे हैं सर। अभी ठीक है सर? सर छतरपुर से बोल रहा था। हाँ, अभी जबलपुर में जो क्वेश्चन पूछा था सर, जबलपुर क्वेश्चन ये पूछ रहा था सर, एक व्यक्ति का जो आधार है और आधार उसके 3 बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है, तो किस बैंक अकाउंट में आएगा सर पैसा? सर जो लास्ट पीरियड होगा उसमें आएगा। किसान को इसमें आप किसान के लिए समझाई दे सकते हैं, जिस भी अकाउंट में वो एमएसपी माइनस लोन पैसा चाहता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वहां जाके EKYC करा ले, तो वो लास्ट पीरियड मतलब वही होगा। मतलब उसको EKYC जिसमें भी अकाउंट नंबर में, जिस भी अकाउंट में खाते में पैसा चाहिए वहां जाके EKYC करवाए वो, जो भी लास्ट पीरियड होगा तभी ठीक है, उसी में अकाउंट में जाएगा। तो पंजीयन के बाद जिसमें वो चाहता है तो वो जाके का EKYC करा ले। कहाँ है वो? सर सागर से बोल रहा था जी सर, बताएं। सर जबलपुर से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आंसर नहीं सुन पाया सर उसका। जबलपुर कंटिन्यू करें सर, वो आंसर नहीं सुन पाया, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्वेश्चन आपने सुन लिया था सर, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अकाउंट यदि आधार से जो लास्ट वाला लिंक की बात हो रही है तो सर वो कैसे पता करेंगे कि लास्ट लिंक अकाउंट नंबर कौन सा है जिसपे आधार लिंक कराया? हाँ, ये एनपीसीआई का फॉर्मूला है। एनपीसीआई लास्ट लिंक्ड आधार लेता है, लेकिन EKYC उस बैंक में जाके करवा लें तो वो लिंक हो जाएगा। तो मीन्स सर लगभग सभी फॉर्मर्स को उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा एक बार फिर से उसको EKYC कराने के लिए? बैंक में तो यदि वो पहले करा भी चुका करवाते ही हैं, और नहीं करवाए तो जाके एक बार करवा लें। नहीं, जो ऑलरेडी करा चुके हैं सर उस केस में पूछ रहा था। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें जी, हमें भी ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन से अकाउंट में जाएगा जब तक हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे किसान के साथ। अगर हम इस प्रोसेस को सिंपली अंडरस्टैंड करें तो जब हम पेमेंट कर देंगे और सक्सेस पेमेंट आएगा तो हम किसान को उसके मोबाइल नंबर पे SMS कर देंगे कि आपके इस अकाउंट में पैसा आया है। एक तरीका ये है। दूसरा है सर किसान सर्च का जो ऑप्शन दिया गया है, उसमें किसान अपना डिटेल सर्च करके वहां से भी पता कर सकता है पेमेंट कहां पर आया है। तीसरा, आप समझाई दे सकते हैं ये किसान को पंजीयन के उपरांत जिस बैंक अकाउंट में वो पैसा चाहते हैं उस अकाउंट को जाके EKYC करा लें, तो वो अकाउंट लास्ट पीरियड अकाउंट होगा जिसमें पैसा आ जाएगा। जी, एक्चुअली सर क्वेश्चन इसलिए भी राइज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जनधन अकाउंट वगैरह होते हैं, उनमें कुछ अमाउंट की लिमिटेशन होती है, 30,000 से ऊपर पैसा नहीं जाता है। ये कंस्ट्रेंट जैसा हमें पिछले सालों में आया है, ये कंस्ट्रेंट इस बार भी आएगा। आप पंजीयन के समय समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को ये समझाई दे सकते हैं कि वो किसान को अवगत कराएं, जनधन के अकाउंट का EKYC नहीं करा के जो भी नेशनलाइज कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक के अकाउंट को जो जनधन का अकाउंट नहीं है उसका लास्ट EKYC उसी का करा लें। सर ये सर एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये जो लोक सेवा या जो अदर जगह रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उस केस में सर वो यदि सॉफ्टवेयर में इस टाइप का कुछ निर्देश दे दें तो बैंक, आप उसको समझे, हमने बैंक अकाउंट लिया ही नहीं है, हम सिर्फ आधार ले रहे हैं। तो SHG से हो, FPO से हो, कियोस्क से हो, CS से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ आधार अपडेट हो रहा है, आधार का EKYC भी करा रहे हैं जी। बैंक अकाउंट इस और बार सर, लिया ही नहीं जा रहा है किसान से। सर, और जो सर ये मेरे को पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, खसरा का जो आधार लिंक है सर वो PM किसान से ही होगा या उनके पास कोई और ऑप्शन है कि वो जाके करा सकती हैं यदि उनको पता है लिंक नहीं हुआ है तो? इसका सही जवाब रेवेन्यू दे पाएगा, बट जहां तक जानकारी है हमारे पास, पटवारी साहब के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है PM किसान में खसरे को जोड़ने का, और गिरदावरी किसान ऐप में भी ये फंक्शनलिटी कुछ दिनों बाद लाइव होने वाली है, जहां तक ये जानकारी है हमें मिली थी रेवेन्यू से। उसमें आधार लिंक करा सकते हैं वो? हाँ, आधार का लिंक कराते हैं जहाँ है, नहीं तो आपको पंजीयन केंद्र पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं जहां तक वो है जो डाउटफुल केसेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, MP किसान ऐप, MP ऑनलाइन, CSC, लोक सेवा और प्राइवेट कैफे से जो भी पंजीयन होंगे वो पंजीयन आधार से लिंक खसरों में ही हो पाएंगे, उसमें अन्य खसरों को जोड़ने की व्यवस्था नहीं रहेगी। सर छिंदवाड़ा से निवेदन सर छिंदवाड़ा बता दें सर छतरपुर से बोल रहा था सर। एक प्रश्न ये है सर कि जो किसानों के सरनेम होते हैं तो जैसे उसमें लिखा रहता है पटेल, लेकिन खातों में लिखा रहता है कुर्मी। अगर सर अपन सरनेम को पकड़ेंगे तो वो फिर सब टैली नहीं करेंगे, मिसमैच हो जाएगा सर। तो अगर फर्स्ट नाम भर उपयोग हो तो ठीक रहेगी स्थिति। राम कुमार पटेल, राम कुमार शर्मा, उसमें लिखा रहता है सर राम कुमार ब्राह्मण, राम कुमार कुर्मी। सब बेसिक आप सुझाव दे दें और हम फूड में ले जाएंगे, देखते हैं। ये तो बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर को सत्यापित करना है। ये सत्यापन के केस में हो सकता है वहां दें, यदि वो आप जैसे कहते हैं फर्स्ट नेम से मान लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको वेरीफाई कर दें नाम का। सर अगर मिसमैच होता भी है तो ये सारे केसेस SDM साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब के लॉगिन में जाएंगे वहां से वेरिफिकेशन के लिए। और ये व्यवस्था पुरानी है सर, हमने करीब 6.5 लाख किसानों का वेरिफिकेशन कराया था जिनका नाम में डिफरेंस था पिछले वर्ष के पंजीयन में, जिसमें 28 लाख किसानों का पंजीयन किया गया था। तो ये व्यवस्था पुरानी है, मुझे लगता है इसमें इतनी समस्या नहीं है। जहां भी नाम चेंज है वो उसका वेरिफिकेशन। जी सर, ये सर 100%। परागी देवास से मैडम। जी मैडम, ये पुजारी पंजीयन में कैसा किसका आधार लिंक होगा? मैडम उसमें अभी पंजीयन के निर्देश लागू हुए, अभी आए नहीं है। ट्रस्ट और मंदिर के पंजीयन का जिस तरह से जो निर्देश आएंगे वैसे ही इस पे सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। अच्छा, दूसरा मंडला से एक मिनट देवास, मेरे को 2-3 क्वेश्चन है। जैसे सारे बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक्ड रहेंगे तो उसका कोई 1 रुपए ट्रायल रन होगा जिससे हमको रिपोर्ट मिल जाए कि वो सही है? मैडम अभी तो कोई निर्देश पिछले साल नहीं हुआ ट्रायल था के लिए, अभी 1 रुपए ट्रायल के लिए कोई निर्देश नहीं है। इनकेस होता है तो वी विल डू द नीडफुल और किसान को भी अपडेट किया जाएगा। तो किया था उसके निर्देश खरीफ के लिए निकला था, यदि रबी में निर्देश आएगा तो वो करेंगे हम। हाँ, उससे हमको क्रॉस चेकिंग में इजी हो जाता है। तीसरा, हमको EKYC प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी डेली? कितना होता जा रहा है? रिपोर्ट लाइव रहेगी। जो भी पंजीयन होगा वो KYC से ही होगा, उसके अलावा पंजीयन हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी पंजीयन आपके लॉगिन में दिखाई देंगे वेरीफाइड पंजीयन, वो EKYC के ही होंगे। अच्छा, और मैंने अभी इनसे पूछा था SLR से कि गिरदावरी में आप जो आधार लिंकिंग कर रहे हैं तो वो हमको कहीं रिपोर्ट शो होती हो, तो ऐसा उनके पास अवेलेबल नहीं है जिससे मुझे पता चले कि कितने खसरे आधार लिंक्ड है और नॉन आधार लिंक्ड है, जिससे हम मॉनिटर कर सकें। हम गिरदावरी की तरह, गिरदावरी तो नहीं, PM किसान का डेटा अगर आप ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट तो वो वहां पे मिल जाएगा आपको। पर PM किसान के बारे में कहना है कि उसमें छोटे किसानों को फायदा मिलता है तो बड़े किसान भी उसमें अपनी पूरी फसल नहीं चढ़वाते हैं, तो वो भी बाद में दिक्कत होगी अगर PM किसान का डेटा गिरदावरी से सुपर इम्पोज करेगा तो। हम गिरदावरी में सिर्फ खसरे पे फसल आता है बस, और PM किसान में खसरे आएंगे बस। तो हो सकता है सारे खसरे ना आए, तो जो खसरे अपडेटेड है वही आएंगे सर। तो उन्हीं का पंजीयन समितियों को छोड़ के बाकी केंद्रों पे उनका पंजीयन हो सकता है, उन खसरों का पंजीयन हो सकता है। मंडला आप बता दें। मंडला सर मैं ये कह रहा था, जैसे जबलपुर में कहा था कि जैसे ही हम मतलब EKYC करते हैं या OTP के थ्रू करें तो वहीं पे मतलब किसान का ये लास्ट अपडेटेड बैंक अकाउंट नहीं आ सकता क्या सर, कि ये पता चल सके कि हाँ ये लास्ट अपडेट अकाउंट?
कोई भी सर्विस एनपीसीआई या यूआईडीआई द्वारा नहीं दी जाती जिसमें हम किसान के बैंक अकाउंट को जान सकते हैं अनटिल अनलेस हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें। तो जैसा देवास में मैडम ने बताया, अगर 1 रुपया अगर हम करते हैं, निर्देश निकलते हैं, तो ही हम बता पाएंगे किसान के कौन से अकाउंट में पैसा जाएगा। और सर ये इसमें सर स्टाम्प में तो चेंजिंग नहीं हुए कुछ सिक्मी वाले जैसे? सर उसमें 5 हेक्टेयर का ही प्रोविजन है और बाकी जो पुराने निर्देश हैं पिछले सालों के एग्जैक्टली सेम निर्देश हैं सर। ठीक सर सिक्मी किस महीने के लिया जाएगा सर? सिक्मी का सर केंद्रों से ही हो पाएगा, जो कि केंद्र डीएसओ साहब के लॉगिन से एस्टेब्लिश होंगे। सर डिंडोरी से सर कटनी देख लेते हैं, तो कटनी का मैसेज था। कटनी मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। जब किसान को उसकी पावती प्रिंट आउट करके उसको देंगे तो उसमें बैंक खाता नंबर शो करा दीजिए ना, क्या दिक्कत नहीं आ सकता है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे आधार पे हम अकाउंट नंबर नहीं बता सकते। ये लिमिटेशन है सर्विसेज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। दूसरा खातेदार खाते में अगर कोई जमीन है सर डिंडोरी से सब पूरे खातेदार अपने अपने हिस्से की जमीन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये प्रक्रिया एग्जैक्टली सेम है जैसा पिछले साल था। एक खाते पे अगर 2 लोग हैं तो वो अपने अपने हिस्से का पंजीयन करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ये चेक लगा हुआ है। ठीक, थैंक यू सर। निवेदन कर रहा था डिंडोरी का ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह चेक भी है। डिंडोरी हाँ सर, ये अपने स्वसहायता समूह के अभी दान उपार्जन में दो दिया था बमनी और बजाक को, तो इस बार उनका अपने ड्राफ्ट डाउन पोर्टल में जो है प्रदर्शन नहीं हो रहा ये 2 समूहों का, तो वही निवेदन था सर। सर इसमें रिक्वेस्ट ये था सर, पिछले मतलब करंट खरीफ के केंद्रों को छोड़ के लास्ट 2 ईयर खरीफ और लास्ट 2 ईयर रबी के केंद्रों को ही कंसिडर किया गया है। इनकेस वो विजिबल नहीं है तो आप कलेक्टर साहब के साइन से उनको यहाँ भेज दें सर अगले निरीक्षण के लिए। सर नमस्कार, खरगोन से निवेदन। सर गुना से आगर मालवा गुना आप बता दें सर, आप बता दें। गुना से निवेदन है सर, 2 चीजें थोड़ा सा चाहिए। सामूहिक खाते हैं उसमें कैसे उसका खसरे बाइफरकेट होंगे सर, क्या होगा उसका? प्रक्रिया तो एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा आपको, पंजीयन अलग करना पड़ेगा या एक वैसे ही या जैसे होता सेम एक व्यक्ति उनमें से कोई एक आदमी समूह करके वो करेगा, एक आदमी के उसमें आधार पे जाएगा। तो जैसे एक पे जाएगा और भाइयों का बंटवारा, लड़ाई झगड़े, पैसे का पेमेंट का खसरे अलग कर सकते हैं। इसमें सर पिछले साल जो व्यवस्था थी, जो किसान मान लीजिए 2 ब्रदर हैं, दोनों को अपना अपना पंजीयन करना है, तो खसरे पे कितने रकबे की उनकी हिस्सेदारी है उतने का हम इंडिविजुअली अपना पंजीयन कर सकते हैं। ये जैसे पिछले साल एग्जैक्टली सेम व्यवस्था है। जी सर। अच्छा, अलग खसरे पे अलग पंजीयन कराना पड़ेगा उसको इस तरीके। एक खसरे पे 2 पंजीयन हो सकते हैं अगर डिवीजन होता है तो, उसमें शेयर का डिवीजन होता है तो। अच्छा, दूसरा सर एक वन पट्टा जो अपन सर सिक्मी वाला करेंगे, उसमें आज ट्रेनिंग थी, उसमें लोगों का पूछना था कि इसमें क्या जो टाइम है कुछ है क्या? 1 साल का उनका क्या रहेगा, मतलब कब तक के लिए अनुबंध रहेगा? वो उसको वैलिड क्या तहसीलदार के उससे ही अनुबंध वैलिड होगा कि खाली एफिडेविट उस पर शपथ पत्र पे ही करके हो जाएगा? सर इसमें निर्देश जो दिए गए हैं वो फूड के वेबसाइट पे अपलोडेड हैं और एग्जैक्टली सेम निर्देश हैं जो पिछले साल थे और 5 हेक्टेयर तक का ही पंजीयन हो सकता है। तहसीलदार साहब से वेरिफिकेशन होंगे सिक्मी पंजीयन सारे जितने भी पंजीयन होंगे प्रदेश में। ठीक, उसी पे होंगे वो जी। सर नमस्कार, सर खरगोन से निवेदन था। खंडवा से। जी सर। खरगोन सर ये अनुरोध करा था, जैसे 2 किसी किसान के एक ही नंबर 2 जगह पे फीड है और 2 पंजीयन अलग अलग कराना चाहता है, तो उसको नंबर बदलवाना पड़ेगा या उसी पे पंजीयन हो पाएगा? सर 1 रजिस्ट्रेशन, 1 आधार, 1 समग्र आईडी, 1 मोबाइल नंबर। ठीक। सर होशंगाबाद से बोल रहा था। डिस्ट्रिक्ट के पंजीयन है सर, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मल्टी डिस्ट्रिक्ट है मतलब किसान का सीहोर में भी है और भोपाल में भी है, तो सेम आधार सेम समग्र पे किसान पंजीयन करा सकता है सीहोर में और भोपाल में। तो जो मैंने आपको बताया वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैलिड है, इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आधार और समग्र रिपीट हो सकता है।
जिले में पंजीयन। पराग सर, जिले के अंदर तो की क्या बात, ये बाहर तो आपने बता दिया, जिले के अंदर की व्यवस्था सर सेम, 1 फार्मर, 1 रजिस्ट्रेशन, 1 मोबाइल नंबर, 1 आधार, 1 समग्र, एक जिले में। खरगोन। हेलो पराग जी, बिदिशा और कोई कर रहा था सर? बिदिशा खंडवा सर, खरगोन से बात कर लेते हैं पूरा। खरगोन और कुछ बचा है? खंडवा। तहसील और जनपद और ग्राम पंचायत के जो लॉगिन बनाने हैं उनकी प्रोसेस सर बिदिशा, पराग जी बिदिशा प्रोसेस शाम तक या कल आफ्टरनून तक अपडेट करके डीएसओ ग्रुप में शेयर कर देंगे। बिदिशा। यस सर, बताएं। हाँ बिदिशा सर, ये हमारा पराग जी, हमारा प्रश्न ये था कि जो लोन की एंट्री जो हमको करनी है, जो फैक्ट सोसाइटी लोन की एंट्री कर देती है उसमें, तो उसमें होता क्या है कि जब इंडिया होने के बाद में फाइनली जब किसान अपना पेमेंट कर देता है, उसका किसान का मान लो कोई नो ड्यूज है उसका, वो जब अपना सेल करने आता है तो उस समय भी उसका क्या है कि अपडेट नहीं हो पाता कि उसने लोन करा, क्योंकि वो सिस्टम उससे लिंक नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि किसान का वो पेमेंट कट जाता है, जबकि वो उसका नो ड्यूज है, उसने पूरा अपना जमा कर दिया है। तो इस बार के इसमें हम उसके जब वो किसान अपना जमा कर देगा उसकी कोऑपरेटिव की जो ब्रांचेज है उसमें, तो क्या वो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर्वर पे? सर ये वाला जो हमारा सिस्टम है यू उपार्जन का और आपका जो एप्लीकेशन वो इंटीग्रेटेड नहीं है, तो हमें कभी ये पता ही नहीं चलेगा किसान ने उसका पेमेंट आपके एंड पे जाके कर दिया है क्या। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप एपेक्स में बात कर लें, इसकी जिम्मेदारी इसलिए पैक्स को इन्वॉल्व किया गया है। ये सिर्फ पैक्स को भरना है, इसका सेपरेट दे दिया है। और इस बार हमारे विशेष है कि आप आधार नंबर भी डालेंगे ताकि कहीं डाउट ना हो किस व्यक्ति का है। लोन जब एंट्री किया जाता है तो लोन इस सीजन का जो डेट अभी पंजीयन होगा एज ऑन डेट माना जाता है। जिस दिन आपका डेट को एंट्री कर रहे हैं उस दिन का लोन बकाया है वही एंटर होना है। तो यदि इससे पहले कोई लोन पे कर चुका है तो वो उसको अपडेट करके उसको एंट्री उतना ही करना चाहिए जिसका बकाया। यदि लोन पे कर चुका है तो एंट्री नहीं करना है। यह जिम्मेदारी पैक्स सोसाइटी। सर एंट्री करने के बाद सर किसान अपना पेमेंट कर देते हैं सर। लास्ट टाइम हमारे पास चिंता मत करें, इसकी इस बात की बाद में अगेन रीवेरिफिकेशन होता है, किसान से भी पूछा जाता है पंजीयन के टाइम में। यदि वो बताता है कि नहीं ये लोन हम पे कर चुके हैं तो वो रीजन है आपका पंजीयन के सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, जब खरीदी के टाइम पे उसको हटा सकते हैं वो लोन इस वजह से क्योंकि वो लोन वो पे कर चुका है। नेक्स्ट लेवल वेरिफिकेशन एक और है इसके बाद जो अगेन डीसीसीबी की ब्रांच करता है ताकि इस तरीके की कोई गलती है इस लेवल पे हो जाए। सर जैसा सर ने बताया 2 एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड नहीं है तो लाइव डेटा नहीं रहेगा। तो ये आपको अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा कि अगर उसका पेमेंट हो गया है तो खरीदी के टाइम पे उसको अलाउ कर दें लोन नहीं देने के लिए, जो कि वहां पे पेजेस अवेलेबल रहते हैं। उस सेक्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर किसान अपना लोन नहीं काटना चाहता है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। किसान बता देगा उस केस में वो लोन वहां पे एंटर नहीं होना है ऑपरेटर द्वारा खरीदी से। आगर मालवा रह गया था, अगर कोई क्वेरी है सर तो बता दें। वो समूह वाले का ही पूछ रहा था मैं कि समूह वाले का पंजीयन नहीं हो पा रहा है सर, तो ड्रॉप डाउन में कैसे क्या प्रदर्शित होगा? जैसा कि मैंने डिंडोरी में सर को बताया था, अगर समूह आपको विजिबल नहीं है तो आपको कलेक्टर साहब के साइन से लेटर भेजना पड़ेगा। अगर 0.5 से ज्यादा है तो निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के हिसाब से एफडी जमा करवा लें, पैसा जमा करवा लें और एफडी की डिटेल्स भी भेज दें। ठीक है सर। कोई और डिस्ट्रिक्ट जो सर छिंदवाड़ा से सर छिंदवाड़ा जी से सर बताएं। जी बताएं सर। सीएससी और एमपी ऑनलाइन का जब अपन पंजीयन वेरीफाइड करते हैं तो सर ये जब फॉर्म भरता है वो व्यक्ति तब तो उसमें ब्लॉक शो होता है, लेकिन जब जिला डीएसओ लॉगिन में वेरीफाई करने को आता है सर तो उनका ब्लॉक नहीं दिखता। और ब्लॉक न दिखने से सर हमको उस पर नियंत्रण करने में और उसका क्षेत्र जानने में कई समस्याएं आ रही हैं, वरना हम ब्लॉक हम ऐड कर देंगे सिर्फ ले जा रहा है। जी सर। सर एक और चीज पूछना थी सर, जो अपना आधार से जब अपन जोड़ते हैं तो उसके कई बैंक खाते होते हैं, तो जो भी बैंक खाता सर उसमें लिंक होगा फर्स्ट वाला तो उसमें पैसा चला जाएगा, तो समस्याएं मतलब हम लोग को लिंकिंग की समस्याएं कम आएंगी अगर ऐसा नियम होगा कोई तो। नहीं कई लोग नहीं सर, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो एनपीसीआई ने डिफाइन करी है, जो कि इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये कहते हैं
आधार से लिंक जो लास्ट सीडेड अकाउंट है, फिर चाहे वो कोऑपरेटिव अकाउंट हो, ग्रामीण बैंक का अकाउंट हो या नेशनलाइज बैंक अकाउंट हो, उसी में पैसा दिया जाएगा। एक और वो अपडेट मैं देना चाहूंगा, एक लिंक है यूआईडी के साइट पे जिसमें हम ये कोशिश करेंगे उपलब्ध करने के लिए। इसमें बैंक मैपर करके है resident.uid.gov, जिसमें आप आखिरी जो फ्यू डिजिट्स हैं वो बैंक का व्यक्ति अपना खुद का चेक कर सकता है। तो इसको भी जहां डाउट होगा वहां पे इसको यूज करना। ज्यादातर किसानों के पास बहुत ज्यादा खाते होंगे नहीं, लेकिन जहां जिनको करना है यह लिंक से वो चेक कर पाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, इसके अलावा आप लोगों की जो क्वेरीज हैं कि बैंक अकाउंट कौन सा है, इसको हम फर्दर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम पीएफएमएस कर रहे हैं। उस सिस्टम में यदि हम 1 रुपए करते हैं या कोई और प्रोसेस करते हैं, अकाउंट का अवगत कराने की कोशिश करेंगे किस खाते में लास्ट 4 डिजिट इस पे आ जाएगा, लास्ट 4 डिजिट्स आ जाएंगे करके। ये आप यूआईडी के साइट में resident.uid.gov.in में बैंक मैपर करके एक ऑप्शन है, उसमें मिल जाएगा। इंदौर से बोलना चाह रहे हैं सर, एक फाइनल सपोजिंग देयर इज अ केस कि जो पीएम किसान में उसने 3 खसरे ही ऐड करवाए टू गेट द बेनिफिट ऑफ पीएम किसान, और उसके 10 अन्य खसरे हैं, वो कियोस्क पर जाके रजिस्टर करता है, दैट टाइम ही विल बी एबल टू ऐड ओनली 3 खसरास। जी मैम। तो अब उसको बाकी के करने हैं, तो वो क्या तहसीलदार की वेरिफिकेशन प्रोसेस से ही ऐड होंगे? वो एसएचजी, एफपीओ, नॉर्मल जो केंद्र जो एस्टेब्लिश हुए हैं वहां जाके खसरे ऐड कर सकते हैं पंजीयन में। तो मतलब अमेंडमेंट की भी राइट्स सोसाइटीज को रहेंगे? बिल्कुल। खसरा डिलीशन, पंजीयन डिलीशन, जो स्टैंडर्ड जो फीचर्स हैं, खसरा ऐड, खसरा डिलीट, पंजीयन डिलीट, ये जो जिस तरह से पिछले सालों में था एग्जैक्टली सेम फीचर्स इस साल भी रहेंगे। हेलो, आवाज आ रही सर होशंगाबाद से? जी सर। सर छतरपुर से होशंगाबाद, आप बता दें। सर मैं ये बोल रहा था सर, एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो पोर्टल है अपना ई उपार्जन पोर्टल, उसमें 2 नोटिफिकेशन दे दिए जाएं सर। पहला तो ये आधार लिंक से जो खाते वाली व्यवस्था है उसमें ये मतलब नोटिफिकेशन में आता जाए या रेड ब्लिंक होता जाए कि आधार से आपको ई केवाईसी करना है या केवाईसी अपडेट करना है। तो इसमें ऐसा व्यवस्था की गई है, सारे किसानों को हम एसएमएस कर चुके हैं। सारे किसानों को एसएमएस जा चुका है। सर लेकिन अगर पोर्टल पे दे दिया जाएगा सर, तो जब वो ऑपरेटर पंजीयन करेगा तो उसी टाइम किसान को बता सकता है कि आप लास्ट वाला जो भी अकाउंट है या उसको अपडेट करवा लें, मतलब जिसमें आपको पेमेंट चाहिए उसका खाता अपडेट करवा लें। ठीक है सर, वेल चेक, हम इसकी फैसिलिटी देख लेते हैं। छतरपुर ले लीजिए। छतरपुर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो सर। छतरपुर से बोल रहा था। बताएं सर। सर ये एलएसके का जब पंजीयन करते हैं तो इसमें सर एक ऑप्शन आता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, तहसील, फिर उसके बाद ग्राम की जो आती है उसमें सभी का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। सारे विलेजेस अवेलेबल नहीं है या आप कुछ एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं? हमारा पर्पस ये है कि नहीं सर, सारे एक साथ चाह रहे हैं, क्योंकि सर लोक सेवा केंद्रों पे सभी विलेजेस के लोग आते हैं और वो तहसील परिसर में एक ही रहता है, तो उसमें एक एक करके चुनना पड़ रहा है। गलत समझ रहे हैं। जिले का किसी भी किसान का केंद्र में, किसी भी केंद्र में पंजीयन हो जाएगा उस जिले का, लेकिन हम चाहते हैं, अभी हम हेल्प देंगे, साइट पे एक रिपोर्ट डाल के देंगे कि किसान को किधर किधर पंजीयन, कहाँ कौन कौन से सेंटर में जाके पंजीयन कर सकते हैं। तो वो सेंटर का जो लोकेशन, जो केंद्र का लोकेशन किस गांव में है या किस जगह पे है, उसको कैप्चर करने के लिए वो दिया गया है, ताकि किसान को समझ में आ जाए कि इस गांव में ये केंद्र है, नजदीक का केंद्र कौन सा है उसको बताने की। लेकिन किसी भी केंद्र में जाके किसान अपना जिले का पंजीयन कर लो। जैसा कि सर ने बताया, आपका जो क्वेरी था उसमें बेसिकली उस केंद्र को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने गांव को मांगा है कि आपका केंद्र किस गांव में है, बट आप उस केंद्र से पूरे जिले का पंजीयन कर सकते हैं जो भी किसान आपके पास आए। वो जी सर। क्लियर हुआ?
हाँ, क्लियर हुआ। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि प्रत्येक जो भी किसान पंजीयन कराना चाहता है, एक परिवार में 4-4, 5-5 खातेदार हैं। अब उसके लिए जिसके पास एक ही मोबाइल से पिछली बार मतलब कई किसानों का पंजीयन हो जाता है। अब उसको जो 70-80 साल का बुढ़ा है, वो भूस्वामी है, तो उसको भी मोबाइल रखना पड़ेगा। वो उसको रखे बराबर है, मैसेज भी आया, कुछ भी होगा, चूज चल सकता नहीं है। तो क्या प्रत्येक उसको भूस्वामी को उसको मोबाइल रखना पड़ेगा? जी सर, मोबाइल नंबर यूनिक आइडेंटिटी होता है किसान का, और हमारा जो भी कम्युनिकेशन है किसान से एसएमएस के माध्यम से ही होता है। अगर पेमेंट सक्सेस है, अकाउंट चेंज करना है, या जो भी हम बताना चाहते हैं किसान को, मोबाइल के थ्रू ही होता है। इसलिए 1 फार्मर, 1 मोबाइल नंबर, 1 रजिस्ट्रेशन, 1 आधार, 1 समग्र आईडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मोबाइल किसान के बैंक में भी लिंक है। मेरा आशा ये है कहने का कि वो 70-80 साल के बुढ़े हैं और वो मोबाइल चलाना बिल्कुल नहीं जानते, लाठी लेकर डोकरियों को चलते हैं। कई ऐसे ग्रामीण में हैं जो भूस्वामी हैं। अब उनको मोबाइल की बात की जाए कि उनको मोबाइल में लेके उनको मैसेज आएगा, वो होगा, वो कैसा होगा उनका निर्णय? ऐसे बहुत करीबन 15-20% किसान होंगे कि जो 60 साल से अबव होंगे, कभी जिंदगी मोबाइल आज तक उन्होंने देखा नहीं, न छुआ नहीं। हर साल मोबाइल नंबर एक ही रहता था। एक मोबाइल नंबर कई किसानों का कभी नहीं होता। नॉमिनी की व्यवस्था पहली बार इस साल इसलिए दिया जा रहा है। लास्ट ईयर तक नॉमिनी की व्यवस्था नहीं थी। इस बार विशेष रूप से इस तरीके का आइडेंटिटी के लिए नॉमिनी की व्यवस्था भी रजिस्ट्रेशन में एक ही मोबाइल नंबर पहले से चलता है। सर ये जो पहले से था किसी का मोबाइल वो कर देते, अब उसको हर चीजों को मोबाइल से लिंक किया गया है। मोबाइल में आपको उसका होना, आधार से भी लिंक, बैंक अकाउंट का भी लिंक करना है उसके मोबाइल से। अब मोबाइल उसके है नहीं, मोबाइल कहीं खरीदेगा या अभी तक दूसरे का मोबाइल लेके डलवा देता था। सर पॉइंट नोटेड। अभी तक दूसरे पॉइंट नोटेड, विल डिस्कस इट विद सर, शासन से डिस्कस कर लेंगे सर। ये पॉइंट फीडबैक आया है, विल डिस्कस विद। आपका जिले में आज से कई साल पहले ऑडिट वालों ने ऑब्जेक्शन लिया है हमें कि 1200 मोबाइल नंबर एक किसान के थे, एक ही मोबाइल नंबर, 1200 किसानों के एक ही मोबाइल नंबर थे। तो वो जमाना थोड़ा निकल गया है। अब तो काफी सालों से लोग मोबाइल देते आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई बड़ी दिक्कत आई नहीं है। अरे कहाँ सर, अभी गाँव में सर पॉइंट नोटेड सर। मैं बता दूं, अपने परिवार में स्वतः मैं बता दूं कि मैं फूड ऑफिसर हूं। मेरे परिवार के अलग अलग कई खाते हैं, अलग अलग हैं, पिताजी के नाम, माँ के नाम। अब उनके कहें कि हर मोबाइल है, कहीं नहीं मोबाइल है, नहीं है ना। क्योंकि मैं अपना जब व्यक्तिगत बता रहा हूँ, दूसरे को मैं क्या बता दूं। सर पॉइंट नोटेड, चाहे जागरूकता माने कुछ भी माने। सर पॉइंट नोटेड, देख लें जैसा हो, डिस्कस कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर और लिया जा रहा है वैसे सॉफ्टवेयर में। आप जो मोबाइल नंबर हमने हटाया नहीं, मोबाइल एंट्री नंबर की एंट्री हटाने की बात की गई थी, हटाया नहीं है। मोबाइल नंबर की एंट्री भी है इस बार, नॉमिनी मोबाइल नंबर भी है, तो आप देख लें कि उसमें फिट करें जी। और कोई पॉइंट था सर किसी डिस्ट्रिक्ट का? बस अगर पॉइंट नहीं है तो वी कैन क्लोज द डिस्कशन सर। थैंक यू।